जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कंप्लीट जानकारी बता दी है। आज की क्लास में हम जानेंगे बोरबरी का नियम क्या था, आफबाउ का नियम, और साथ ही साथ आज की क्लास में हम सेल और सबसेल के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। ये कंप्लीट फिगर होता है परमाणु का। इसमें ये बीच वाला हिस्सा नाभिक कहलाता है और ये किस तरह होता है तो धनात्मक। किसने बताया था तो रदरफोर्ड ने बताया था। और ये बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगाता है और इसको ऊर्जा कहां से मिलती है इसको समझते हैं। तो प्रोटॉन, इसके अंदर आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसके अंदर होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, और बाहर कौन है तो बाहर है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो ये इसको खींचता है और ये इसको खींचता है, और दोनों जब एक दूसरे को खींचते हैं तो ये कंटिन्यूअसली अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। आप कहेंगे नहीं समझ में आया। तो जैसे आप अपने गांव में देखे होंगे तो गाय या भैंस को देखे होंगे तो वो एक खूंटे से बंधी रहती है, और इस खूंटे से एक रस्सी आई रहती है और इस रस्सी के सहारे वो बंधी रहती है। अब यहां पे दो बल काम करता है। एक, ये खूंटा इसको बांध के रखना चाहता है कि तुम हमें छोड़ करके किसी दूसरे के खेत में नहीं घुस जाना, कि पता चला मिश्रा जी के खेत में घुस गई और वो आकर के हमको गालियां देना चालू कर दे। और दूसरा फोर्स ये भैंस लगाती है कि हम इस खूंटे को उखाड़ करके और भाग जाए कहीं घूमने के लिए। तो यहां पे दो फोर्सेस काम करता है, इसीलिए ये आपस में क्या करती है तो ऐसे घूमती रहती है, कहीं छोड़ के नहीं जाती है, और फिक्स कक्षा में भी घूमती है। उसी तरह से यहां पे भी जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सभी अपनी फिक्स कक्षाओं में ही घूमते रहते हैं। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हमको बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो क्या सारे ही इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में आ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। जिस तरह से आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल में देखे होंगे बहुत सारे लड़के रहते हैं, तो क्या सारे ही लड़के एक कक्षा में आ जाते हैं? तो नहीं आते एक ही कक्षा में, सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। उसी तरह से इस परमाणु में कुल 7 कक्षाएं बनाई गई, जिसमें नाभिक के पास वाली कक्षा का नाम था के। अब उसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ जाना है, जैसे ABCD में बढ़ते हैं। तो के के बाद दूसरी कक्षा क्या होगी L, फिर M, N, O, P, ऐसे करते हुए कुल 7 कक्षाएं होंगी। अब जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परमाणु का आकार बड़ा होता जाएगा। तो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई निम्न कक्षा का इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये अपनी हायर कक्षा में कूद जाएगा, जंप कर जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आराम से समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में सैमसंग का मोबाइल है और आपका मन है कि हम आईफोन खरीद लेते हैं, तो आप बताइए इससे इस पे यदि शिफ्ट होंगे तो आपको और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आईफोन महंगा आता है सैमसंग से। तो बाहर से क्या किया जाएगा कि बाहर से हम पैसे लेंगे। उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जंप मारेगा तो इसे और ज्यादा ऊर्जा लेनी पड़ेगी। और एक इसी का रिवर्स केस होता है कि यदि मान के चलिए आप आईफोन की जगह सैमसंग खरीद रहे हैं, तब क्या होगा तो कुछ पैसे आपके बच जाएंगे उस कंडीशन में। यही चीज यहां होती है। यदि कोई हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और ये अपनी लोअर ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा इसके पास ऊर्जा पड़ी हुई है उसको ये छोड़ देगा और फिर जंप कर जाएगा अपने अंदर की कक्षा में। तो ये इतना तक तो क्वेश्चन आपसे आएगा तो बन ही जाएगा। अब उसके बाद समझते हैं बोरबरी साहब का नियम कि आखिर बोरबरी ने क्या नियम दिया था। तो बोरबरी साहब जब आए थे तो उन्हें एक टास्क दिया गया कि आप क्या करिए कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनको ले जाकर के और कक्षाओं में बैठाना चालू करिए। तो बोरबरी साहब बहुत होशियार थे। उन्होंने क्या देखा कि जब कक्षा छोटी रहेगी तो उसमें बच्चे भी कम ही आएंगे। तो यदि कक्षा पास की है यानी छोटी है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कम भर देते हैं, और जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा भरेंगे। तो उन्होंने इसके लिए 2n² का नियम बताया, जिसमें यहां पे n क्या होता है तो n कक्षा की संख्या होती है। यदि पहली कक्षा में रहेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे। तो बोरबरी साहब के नियम के अनुसार अब हम सारे ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 रख के देखिए तो यदि हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा तो 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब दूसरी कक्षा में देखिए, यदि n बराबर हम यहां क्या रखेंगे 2,
क्योंकि दूसरी कक्षा की बात हो रही है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहां दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां दूसरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब तीसरी कक्षा के लिए निकालते हैं, तो अब n बराबर कितना रखते हैं, तो 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी हो जाएगा 18। तो तीसरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो तीसरी कक्षा में कुल 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब उसी तरह से हम n बराबर 4 रखते हैं, चौथी कक्षा के लिए निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी हो जाएगा 32। तो चौथी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब पांचवी कक्षा के लिए निकालते हैं इसी नियम के अनुसार। तो अब n बराबर कितना रख देते हैं, तो n बराबर अब 5 रख के देखते हैं कि कितना आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 दूनी कितना होगा, तो 25 दूनी 50। अब उसी तरह से आप छठवीं और सातवीं कक्षा के लिए खुद से निकालेंगे, और हमको कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि कितना आया है। अब बोरबरी जब यहां तक निकाल लिया ना, तो उसकी हर तरफ वाहवाही होना चालू हो गई कि बोरबरी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उससे क्या हुआ कि उसका एक असिस्टेंट था, तो उसे भी लगा कि हम भी कुछ ऐसा ही करके और क्या करते हैं कि इन्हीं की तरह फेमस हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, असिस्टेंट तो असिस्टेंट ही कहलाएगा ना। तो सोमरफील्ड ने क्या किया कि इसी में थोड़ा सा चोरी करना चालू कर दिया। उसने क्या किया कि कक्षाओं की उप कक्षा निकालना चालू कर दिया। उप का मतलब होता है उससे थोड़ा सा कम, और जैसे आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति से थोड़ा सा नीचे आना है तो क्या करते हैं, तो उपराष्ट्रपति लगा देते हैं। उसी तरह से कक्षा के नीचे यदि आना है तो उसको क्या कहेंगे, तो उप कक्षा कहेंगे। तो यही चीज सोमरफील्ड ने बताया था, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान चीजें थी, बस इनके बीच का वो गैप देख करके और यहां पे आंसर चिपका दिया था, और खुद भी साइंटिस्ट बन गया था। कैसे, देखिए, तो सबसे पहली कक्षा के लिए तो डिफरेंस निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पहले तो कोई कक्षा ही नहीं है। तो S कितना हो जाएगा, तो S हो जाएगा 2। अच्छा, सोमरफील्ड ने क्या किया था कि जितनी भी उप कक्षाएं थी उनके नाम बदल दिया था, क्योंकि नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, तो थोड़ा सा अकल तो सोमरफील्ड ने लगा लिया था। उसने उप कक्षाओं का नाम SPDF रखा, और अब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की क्लासेस के लिए, तो इसको अच्छे से समझिएगा। S उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो S उप कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब सोमरफील्ड ने क्या किया कि इनके बीच के गैप को ही ढूंढना चालू कर दिया। तो 2 और 8 के बीच का गैप कितना है, तो 2 और 8 के बीच में 6 का गैप है। तो वही चीज यहां पे सोमरफील्ड ने बताया कि P उप कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर उसके बाद क्या किया सोमरफील्ड ने कि अगली कक्षाओं का भी गैप निकाला। तो 8 और 18 के बीच में कितना गैप है, तो 10 का। तो सोमरफील्ड ने बताया कि D में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 10। उसी तरह से आगे बढ़ा तो उसको आगे दिखा F के लिए 14। आप इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं, और नहीं तो 4-4 के गैप में यहां पे दिमाग में रखते चले जाइएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें सोमरफील्ड ने बताया था। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कक्षक के बारे में कि आखिर कक्षक क्या होता है। कक्षक को इंग्लिश में हम लोग ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको ले जाकर के हम जब बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं, तो इसी बॉक्स को ही हम कक्षक कहते हैं। एक कक्षक की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन रखने की ही होती है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है, और इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उससे आधा हमारे कक्षक रहेंगे। जैसे S उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हमको मिले हैं, तो S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आप बताइए कितने कक्षक लगेंगे। तो आप कहेंगे कि अभी जस्ट आपने बताया कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमको यहां पे एक ही कक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में भर देंगे। लेकिन ये भरने का तरीका आपको समझना है। पहला इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी का ठीक उल्टा भरा जाता है। अब दूसरा देखते हैं P उप कक्षा में। तो P उप कक्षा में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे भरते हैं। तो देखिए, इसको भरने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और फिर उसके बाद इनका जोड़ा लगता है ऐसे करके, तो कुल 6 हो गया। अब D में कितने हैं, तो D में कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कैसे भरेंगे, तो एक एक करके पहले दे देते हैं और फिर उसके बाद जोड़ा लगाना चालू कर देते हैं, तो इस तरह से कुल भर जाएगा। अब
एफ उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एफ उपकक्षा में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके भर देते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो इनका जोड़ा लगा देंगे, तो कुल ये भर जाएगा जाकर के 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब बाद में देखा ये गया कि कभी कभी क्या हुआ कि कक्षा तो एफ या डी आ रही थी लेकिन उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो पा रहे थे, तब हम कैसे भरें। तो उसी से रिलेटेड एक हुंड साहब ने नियम बताया था कि हम क्या करेंगे कि शुरुआत में जितने भी कक्षक रहेंगे उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जैसे मान के चलिए कि यहां पे कुल कितने कक्षक हैं, तो 1 2 3 4 5 कक्षक हमको दिख रहे हैं और हमको मान के चलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम किस तरह से भरेंगे, तो हम क्या करेंगे कि शुरुआत में एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देंगे ले जाकर के, और फिर उसके बाद जितने बच गए हैं इलेक्ट्रॉन उसका हम क्या करते हैं, तो शुरुआत से जोड़ा लगाना चालू करते हैं। तो 5 यहां कंप्लीट हो गया, बचा 3, 1 2 और 3 ऐसे भर देंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि यहां पे हम कंप्लीट ले जा करके और शुरू से ही जोड़ा लगा दें 2 और फिर यहां पे 2 कर दें और फिर यहां पे भी 2 कर दें और इस तरह से आगे बढ़ जाए, तो 6 और इस तरह से 8 कर दें, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हुंड ने नियम बताया था। क्या नियम बताया कि शुरुआत में हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को सीधा भरेंगे। जैसे आप नॉर्मल समझिए, तो मान के चलिए कि आपके घर में कुल 10 आदमी है और आप कहीं से जा करके और समोसे खरीद के लाए हैं, कुल 14 समोसे खरीद के आए हैं। तो आप क्या करते हैं कि उन समोसों को बांटने के दौरान शुरुआत में क्या करेंगे, तो शुरुआत में हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक समोसे सभी को दे देंगे, फिर जितना एक्स्ट्रा समोसा बच रहा है उसको शुरुआत से फिर से बांटना चालू करिए। तो यही हुंड का नियम कहलाता है। हुंड के नियम के बाद में अब हम समझते हैं आफबाऊ के नियम को। तो आफबाऊ जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को बेहतरीन ढंग से सजा देना। अब आफबाऊ ने सजाया किस तरह से, तो आफबाऊ भी एक तरह से सोमरफील्ड की थ्योरी को ही चोरी कर रहा था। उसने क्या किया कि एस पी डी और एफ उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को सजाया ले जाकर के। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पी में कितना आएगा, तो 6 आएगा, डी में कितना आएगा, तो डी में आएगा 10 और एफ में कितना आएगा, तो एफ में 14 आएगा। तो अब उसी अनुसार हम सजाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कार्बन को, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। 6 का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। अब इसको सजाएंगे किस तरह से, इसी को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन स्नेक फॉर्मूला से आगे बढ़ता है। क्या होता है स्नेक फॉर्मूला, इसको समझिए। तो एस उपकक्षा को हम पहले लिख देते हैं 1s 2s 3s 4s ऐसे करके, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि p को लिख देते हैं। लेकिन p के लिए 1p नहीं होगा, क्यों, क्योंकि p दूसरे नंबर पे होता है, तो 2p से चालू होगा। फिर उसके बाद में d के लिए 3d से चालू करेंगे और फिर 4f से चालू करेंगे। इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि स्नेक फॉर्मूला के तहत इसको ले जा करके और सीधे इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर देंगे। तो पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग स्नेक फॉर्मूला कहते हैं। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये समझिए कि ये जितनी भी यहाँ पे 1s 2s लिखा है ये कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, और इसमें भरे क्या जाएंगे, तो इसमें भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे कि पहले कक्षा खरीद लेंगे। जैसे आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल की बिल्डिंग किसी ने या कि तो खरीदी होगी या बनवाई होगी, तो शुरुआत में कक्षा खरीद ली जाती है, बाद में उसमें उसकी कैपेसिटी के अनुसार बच्चे भरेंगे। तो S की कैपेसिटी कितनी है, तो 2 है, P की कितनी रहेगी, तो 6 रहेगी, D की 10 और F की 14 रहेगी। तो अब यहां पे 6 टोटल बच्चे हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6। तो अब इलेक्ट्रॉन की जगह हम बच्चे समझ लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। तो यहां कुल कितने बच्चे दिख रहे हैं, तो 6 बच्चे दिख रहे हैं। तो शुरुआत में क्या करते हैं कि हम क्लासेस खरीद लेते हैं। सबसे पहले कौन सी क्लास खरीदी जाएगी, तो सबसे पहले 1s खरीदा जाएगा, फिर कौन सा खरीदा जाएगा, तो उसके बाद में 2s खरीदा जाएगा, फिर क्या खरीदा जाएगा, तो फिर उसके बाद में 2p खरीदा जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम बच्चे बैठाना चालू करते हैं। तो s कक्षा बोलेगा कि हमको तो मैक्सिमम 2 बच्चे चाहिए, तो इसको 2 दे देंगे। फिर ऐसे ही आ गया तो इसमें भी 2 जाएंगे। अच्छा, 2 और 2 कितने हो गए, तो 4 बचे। कितने, तो बचे अब 2, क्योंकि टोटल 6 बच्चे थे। अब p की क्षमता है 6 बच्चे बैठाने की, लेकिन अगर उतने बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे, तो जितने हैं उतने ही बैठा देंगे। तो 2p
2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिकेशन कहलाएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो क्लोरीन को करते हैं। तो शुरुआत में क्या करेंगे, तो शुरुआत में आप कहेंगे कि शुरुआत में हम जल्दी जल्दी कक्षाएं खरीद लेते हैं, नहीं तो कोई दूसरा बुक कर लेगा। तो 1s खरीद लेते हैं, फिर कौन सा खरीदा जाएगा, तो फिर 2s खरीदा जाएगा, फिर 2p खरीदा जाएगा, फिर उसके बाद में 3s खरीदा जाएगा, फिर 3p खरीदा जाएगा, फिर 4s खरीदा जाएगा। इस तरह से खरीद लिए। अब बच्चे बैठाना चालू करते हैं। तो s में कितने बच्चे बैठेंगे, तो s में 2 बैठेंगे, यहां भी 2 बैठा देते हैं। p में कितना, तो p में 6 बच्चे जोड़ते भी चलना है। 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18 हो जाएगा। लेकिन यहां कुल बच्चे कितने हैं, तो 17 ही है। तो p में कितने बैठेंगे, तो p में फिर 5 ही बैठेंगे। अब ये क्लासेस तो एक्स्ट्रा हो गई ना, तो जब कभी भी कोई एक्स्ट्रा क्लास रहेगी तो इसको हम काट देंगे। क्यों, क्योंकि अधिक क्लास रखने का क्या मतलब है, बेफालतू का रेंट जाएगा। इससे अच्छा है कि जब बच्चे बढ़ेंगे तब हम क्लास खरीद लेंगे आराम से। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिकेशन हो जाएगा। अब इन चारों ही कक्षाओं में 2 कक्षाएं ऐसी है जिनके बहुत ज्यादा नखरे रहते हैं। डी और एफ कक्षा कहते हैं कि हमको आधे से 1 कम और पूरे से 1 कम बच्चा नहीं चलेगा, उसके अलावा आप कुछ भी बच्चे हमको दे दोगे तो हमको चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कॉपर को। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिकेशन करेंगे तो शुरुआत में क्या करेंगे, तो शुरुआत में कक्षा जल्दी जल्दी खरीद लेंगे। तो 1s खरीद लेते हैं, फिर 1s के बाद में क्या खरीदा जाएगा, तो 2s, फिर उसके बाद में 2p, फिर उसके बाद में क्या खरीदा जाएगा, तो 3s खरीदा जाएगा, फिर उसके बाद में क्या खरीदा जाएगा, तो 3s के बाद में आप देखेंगे तो 3p खरीदा जाएगा। अब फिर 3p के बाद में 4s खरीदेंगे और 4s के बाद में फिर क्या खरीदेंगे, तो 3d खरीदेंगे। इस तरह से कक्षा तो खरीद लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं। तो s की क्षमता है 2, यहां भी 2 2 2 4 6 10 और s की फिर से 2, फिर p में 6, तो कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, यहां पे 2 20 और यहां पे अब कितने बच रहे हैं, तो यहां पे 9 बच रहे हैं। तो अब d की क्षमता कितनी थी, तो d की क्षमता थी 10 भरने की, तो पूरा से 1 कम हो गया। अब ये यहां पे नखरा चालू कर देगा कि हम तो पहले ही मना किए थे कि हमको पूरे से 1 कम नहीं चलेगा, तो हमको क्यों दिए, हम गुस्सा हो जाएंगे। तो ये अपने बगल वाले से कहेगा कि सुनो ना 4s, तुम ऐसा करो कि हमसे या कि तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तो हमारा पूरा से 1 कम वाला हिसाब किताब थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि बच जाएगा। तो एस बोलेगा कि हमारी तो क्षमता ही है 2 बच्चे बैठाने की, उससे ज्यादा हम कैसे बैठा लेंगे। तब ये उससे कहेगा कि अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो कि हमारे यहां पे 1 बच्चा और आ सकता है, तो आप अपने यहां से 1 बच्चा हमको दे दो, तो आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। तो उस कंडीशन में एस क्या करेगा कि 1 बच्चा दे देगा, तो 4s1 यहां हो जाएगा और इसको मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3d10 हो जाएगा। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिकेशन करना है। आई होप आपको यहां तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।